वंदे मातरम। भैया आज अपन भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने दो बिंदुओं पर चर्चा की थी, संघवाद और संसदीय शासन पद्धति। आज अपन अगले तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है शक्तियों का बंटवारा, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा बिंदु है अगला धर्मनिरपेक्षता। इस प्रकार से कुल भारतीय संविधान के अपने इस पाठ में 5 लक्षण हैं। तो चलते हैं। पहला बिंदु अपना शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों के समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यह और सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अगला है अपना मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिकों को ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाला कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रख सके। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 33 तक इनकी व्याख्या की गई है। अगला बिंदु है अपना धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझ लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि
कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वह देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में देख चुके, वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नया संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने की मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के उन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे और ठोस रूप से उसका अर्थ भी जान पाएंगे। धन्यवाद।